हेलो एवरीवन। तो लेक्चर वन में हमने देखा था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम लेक्चर टू में इसके बारे में जो जनरल जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में जब हम किसी मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो है पेरेंट मॉलिक्यूल जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? पेरेंट आयन या पेरेंट मॉलिक्यूल। अब इस पेरेंट मॉलिक्यूल से जो आयन बन रहा है ये कहलाएगा पेरेंट आयन या फिर मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसा कि हमने कल बात की थी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इसको क्या करेगी? इसको अलग अलग रेडिकल्स में, अलग अलग आयंस में तोड़ देगी, उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी। अब वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कैटाइनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं। तो जो आयंस मॉलिक्यूलर आयन से टूट के बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? डॉटर आयंस या फिर फ्रेगमेंट आयंस। अब इसके अलावा तो ये आप देख रहे हो यहां पे मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या है? द आयन ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल, ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन। और इसको और क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड पेरेंट आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है उसकी वजह से जो हमें पीक मिलती है वो पीक क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक। डॉटर आयंस ये पीक हो जाएगी। अब इसमें से जो कई सारी पीक्स आएंगी, उन पीक्स में जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा अमाउंट में उपस्थित होगा, जो आयन सबसे ज्यादा फॉर्म होगा। सबसे ज्यादा जो फॉर्म होगा वो आयन कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा जो आयन है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रखेगा और उस पीक को हम क्या बोलेंगे? बेस पीक। तो बेस पीक जो होगी उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये 100% इंटेंसिटी है। तो बेस पीक क्या होगी? ऐसी पीक जो सबसे ज्यादा हाई बन रही है, मतलब जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो क्या कहलाएगी? बेस पीक। अब मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? मॉलिक्यूल को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूल के ऊपर m प्लस, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन। अब यहां पर रेडिकल, कैटायन, फ्रेगमेंट आयंस, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब जो मॉलिक्यूलर आयन है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बन रहा है। मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो लॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन इज इन द ऑर्डर। तो ये इसका ऑर्डर है, इसको आप देख सकते हो। बेस पीक क्या होती है? द मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज टर्म्ड एज बेस पीक. It is a giant as a relative intensity of 100%, and the intensity of other peaks including the parent ion peak are expressed as percentile to the base peak. अब जो बेस पीक है उसको हमने क्या मान लिया? 100%।
तो बाकी जो पीक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी जो हम इंटेंसिटी दिखाएंगे वो किसके रेस्पेक्ट में दिखाएंगे, बेस पीक के रेस्पेक्ट में। पेरेंट आयन पीक में और मे नॉट बी बेस पीक। अब जो पेरेंट आयन पीक है ये बेस पीक हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट हो ये जरूरी तो नहीं है। कई कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें पेरेंट आयन पीक नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि जो मॉलिक्यूलर आयन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी इतनी होती ही नहीं है कि वो थोड़ी बहुत, जब तक हम उसको डिटेक्ट कर पाए उससे पहले ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो अलग अलग फ्रेगमेंट आयंस में टूट जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक वो प्रोसेस जिसमें जो मॉलिक्यूलर आयन जो हमारा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या जो भी हमारा बॉम्बार्डिंग मेथड है उससे जो बन रहा है, उससे आगे के फ्रेगमेंट्स कैसे बन रहे हैं, फ्रेगमेंट्स के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। पहला सिंपल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अकम्पनीड बाय द ट्रांसफर ऑफ एटम्स। ऐसे जिसमें एक ही बार में फ्रेगमेंटेशन हो जाए वो क्या कहलाएगा, सिंगल फ्रेगमेंटेशन या फिर सिंपल फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तीसरा स्केलेटन रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट क्या हो गया, दो तरीके का हो गया। पहला रीअरेंजमेंट कौन सा हो गया, जो एटम के ट्रांसफर से हो रहा है। दूसरा स्केलेटन का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्रेगमेंटेशन की। तो सिंपल फ्रेगमेंटेशंस इन्वॉल्व रीग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला सिंपल फ्रेगमेंटेशन जो है, पहला क्या हो जाएगा आपका, हेटेरोलाइटिक लीवेज। सेकंड होमोलाइटिक और रेट्रो ड्रील शेल्टर। अब हेटेरोलाइटिक पहला जो है वो क्या है, हेटेरोलाइटिक लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक लीवेज की जब हम बात करें तो उसमें क्या होगा, कोई भी बॉन्ड है, जैसे ये जो बॉन्ड है, जैसे हम हेटेरोलाइटिक लीवेज होता है, ये जो है इसमें क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दोनों, एक एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक मॉलिक्यूल एक एटम के पास चले जाएं तो ये कैसा क्लीवेज हो जाएगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन ऑफ द एटम नोन एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो इसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे A प्लस और B माइनस। दिस fragmentation is important in mass spectroscopy when a heteroatom present on higher degree carbon. In this fragmentation, both of the electrons of the alpha bond are taken by one of the atom. The fragmentation are an even electron cation and radical. तो इसमें cations और एक एनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा इसमें कि जो मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कैटाइनिक रेडिकल फॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है तो रेडिकल है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी हाई डिग्री कार्बन है उसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई एटम प्रेजेंट है जो हेट्रो एटम, जैसे एक्स कोई भी हेलोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अगर इस तरीके का कोई अगर उपस्थित है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, जब हम इलेक्ट्रॉन्स का इंपैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के इंपैक्ट से एक मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा। और ये जो मॉलिक्यूलर आयन है आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, ये जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होगा तो एक कैटाइन फॉर्म होगा और दूसरा जो है एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हेटेरो एटम है ये कौन कौन सा हो सकता है, आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अगर डायरेक्टली अगर किसी हाई डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इनमें हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ही एग्जांपल है जिसमें ये आयोडीन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसका एक मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूलर आयन में एक कैटाइनिक रेडिकल फॉर्म हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद। अब ये जो पेरेंट आयन है, पेरेंट आयन जब टूटेगा तो सबसे पहले ये जो आयोडीन है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा और ये हमारा
फ्रेगमेंट आयन बन जाएगा। और ये फ्रेगमेंट आयन जो है इसके ऊपर चार्ज जो है कितना है, +1। तो जब +1 चार्ज जब है तो हम क्या करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो m/z या m/e। तो मास टू चार्ज, इसका मास कितना हो जाएगा 57 और इसके ऊपर चार्ज कितना है 1। तो इसकी जो पीक आएगी वो कितने पे आ जाएगी, 57 पर। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल ये आप देख सकते हो, सेम यही हो रहा है, इसमें भी यही पीक आ रही है, सेम ये भी है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, जिसमें दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, तो ये क्या हो जाएंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू एडजेसेंट एटम्स इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज इन्वॉल्व्स cleavage of beta bond with respect to radical cationic site represented by fish-hook arrows। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज है। इसमें क्या होगा, ये X जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाला जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और ये रेडिकल R रेडिकल निकल जाएगा। तो ये तो R रेडिकल निकल गया और यहाँ ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड के साथ में एक कैटाइनिक फ्रेगमेंट हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, गिव द पॉसिबल फ्रेगमेंट आयंस इन डाइथाइल ईथर। तो ये क्या है, डाइथाइल ईथर। अब हमने देखा था अल्फा क्लीवेज का एग्जांपल। तो अल्फा क्लीवेज जो है ये आपका जब इसका मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आयन। तो अब ये बॉन्ड कौन सा है, ये अल्फा बॉन्ड है और ये भी अल्फा बॉन्ड है। इन दोनों में से अगर कोई बॉन्ड क्लीव होगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा क्लीवेज। तो इनमें से कोई भी बॉन्ड जो है आप क्लीव कर सकते हो। और वो कैसा है, एरो के ऊपर आप लिख दो अल्फा हेट्रो। अल्फा हेट्रो मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास चले जाएंगे और ये फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास कैटाइनिक रेडिकल कौन सा मिल जाएगा, CH3CH2+। और इसका मास कितना है 29। तो मास टू चार्ज रेशियो कितना आ जाएगा 29। अब अल्फा हेट्रो दूसरी साइड में अगर हो जाए तो इधर की तरफ हो जाए तो फिर अल्फा हेट्रो जो है ये अगर आयन अगर फॉर्म होगा तो मास टू चार्ज रेशियो 45। उसके बाद बीटा क्लीवेज, ये बॉन्ड बीटा है और ये बॉन्ड बीटा है, इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा तो हमें ये आयन्स जो हैं वो मिल जाएंगे। In mass spectrum of diethyl ether, 3 mass spectral lines are observed at mass to charge ratio 29, 59 and 31, out of which mass to charge ratio 31 has 100% abundance and it is known as base peak। तो जो सिंपल फ्रेगमेंटेशन है उसमें थर्ड टाइप का जो फ्रेगमेंटेशन है वो है आपका एलाइलिक क्लीवेज। तो एलाइलिक क्लीवेज जहां अलाइलिक बॉन्ड्स अगर उपस्थित होंगे तो वो क्या कहलाएगा, अलाइलिक क्लीवेज। अलाइलिक क्लीवेज जो है आप यहां देख सकते हो। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो मॉलिक्यूलर आयन जो बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों में जो कॉन्जुगेट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और यहां रेडिकल। तो रेडिकल बना तो ये इधर और ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो डबल बॉन्ड कहां बन जाएगा, यहां, और R रेडिकल निकल जाएगा और ये हमें कैटायन मिल जाएगा। और ये जो कैटायन है ये आपस में एक दूसरे की जगह डिलोकलाइज हो जाएगा। और ये किस तरीके का है, एलाइलिक कार्बोकैटायन बना हुआ है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एलाइलिक क्लीवेज। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो सिंपल फ्रेगमेंटेशन है वो है आपका बेंजाइलिक क्लीवेज। बेंजाइलिक क्लीवेज में जो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जब आप इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करोगे
तो आपका जो आयन फॉर्म होगा वो ये होगा, और जब इसका क्लीवेज होगा तो वो ये बना लेगा, और ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो है स्क्रैम्बलिंग के थ्रू ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। इसका मास टू चार्ज रेशियो जो है वो कितना है, 91। तो ये हमने सिंपल फ्रेगमेंटेशन की बात करी, बाकी हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।